हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टडी कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इलेक्ट्रिक डायपोल का हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसकी कैलकुलेशन भी हम कर चुके हैं, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उसे हम पुट करते हैं, उसे रखते हैं तो वो कैसे एक्ट करता है ना। और उस पर जो लगने वाला टॉर्क है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो एक्ट करता है उसे हम चेक करेंगे और फिर इस पे एक टॉर्क लगता है उसे भी हम कैलकुलेट करेंगे आज। ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल तो आप पढ़ ही चुके हो क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉर्क के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। टॉर्क आपने क्लास 11th में पढ़ा था। टॉर्क कब एक्ट करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कब टॉर्क एक्ट करता है। देखिए, अगर मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है ना। इस ऑब्जेक्ट पे अगर एक फोर्स वर्क कर रहा है, इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं हम, एक फोर्स F क्या 4 न्यूटन का मान लेते हैं। चलिए 4 न्यूटन का एक फोर्स है, ये हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और एक इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है कोई एक और आदमी है ना। एक इधर से खींच रहा है 4 न्यूटन से, एक इधर से खींच रहा है, उतने ही फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या है इस ऑब्जेक्ट के पास, नेट लीनियर फोर्स है ना। लीनियर फोर्स नेट क्या है इसके पास, 0 है ना। तो ये किस इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांसलेटिंग इक्विलिब्रियम में ना, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, क्योंकि ये स्टेशनरी है और ये इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताइए, ये हमारा कंसेप्ट नहीं है ना। लेकिन यहाँ हम जो क्या पता कर रहे हैं, सबसे पहले टॉर्क के बारे में पढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं क्या होता है। अगर ये जो फोर्सेज हैं, अगर यही फोर्सेज यहाँ देखिए, ये जो फोर्स लग रहे हैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन देखिए, ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं और इक्वल फोर्सेज हैं। अगर यही ऑब्जेक्ट है ना, और इसी ऑब्जेक्ट पे इस फोर्स को हम कुछ इस तरीके से लगाएं, इसी ऑब्जेक्ट पे इस फोर्स को हमने कुछ ऐसे लगाया, एक फोर्स तो इस कॉर्नर पे लगाया, यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने इस कॉर्नर पे, और इस कॉर्नर पे भी हमने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। यहाँ देखिए लाइन ऑफ एक्शन देखिए, इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है ये है ना। ये इस लाइन के अलोंग ही तो काम कर रहा है ये फोर्स, और ये फोर्स इस लाइन के अलोंग काम कर रहा है ना। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, लेकिन अब भी इक्वल हैं और अपोजिट तो हैं ही, है ना। इक्वल फोर्स है, 4 न्यूटन का है, ये भी 4 न्यूटन का है। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे रोटेट करने के लिए फ्री है तो ये होगा क्या कि ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रोटेट होगा, क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में खींचेगा और नीचे वाला फोर्स इस डायरेक्शन में खींचेगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से रोटेट होगा, है ना। तो यहाँ हमने एक क्वांटिटी पढ़ी थी कि इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स काम करते तो वहाँ टॉर्क काम करता है। जैसे फैन जो रोटेट करता है, जो फैन होता है ना, यहाँ पे ये डिस्टेंस L है, ये फोर्स F है ना। तो यहाँ एक टॉर्क काम करेगा, है ना। और एक इसके लिए भी L डिस्टेंस है मान लो एक ये, तो इसके लिए भी एक टॉर्क काम करेगा। यहाँ पे उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे। तो टॉर्क कब काम करेगा, इक्वल फोर्स हो और अपोजिट हो, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन अगर अलग है तो वहाँ पे एक टॉर्क काम करता है और उस ऑब्जेक्ट को वो रोटेट करता है, टॉर्क, है ना। डाइपोल क्या होता है, टॉर्क क्या होता है ये आपने जान लिया है ना। टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसका, मैग्नीट्यूड टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, फोर्स, जो फोर्स लग रहा है। सपोज एक टॉर्क हम इस पार्ट के लिए निकाल रहे हैं, इस पे जो कितना टॉर्क लग रहा है, इस साइड में जो लग रहा है एक टॉर्क इस साइड में निकाल सकते हैं हम, अलग अलग निकाल सकते हैं या इनको हम कंबाइंड भी निकाल सकते हैं। देखो अलग अलग निकालेंगे तो इस फोर्स के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेंगे, कहाँ से लेंगे, लाइन ऑफ एक्शन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द रोटेशन पॉइंट यही होगा, है ना। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये क्या है, फोर्स, इस पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये होता है टॉर्क। ओके, ऐसे ही इसके लिए निकालेंगे एक और टॉर्क, कैसे निकलेगा वो, इस पॉइंट पे जो फोर्स वर्क कर रहा है F इंटू इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, रोटेशन पॉइंट ये O के रिलेटिव रोटेट करेगा, तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ओके, तो ये तरीका होता है। और इसको कंबाइंड वे में भी हम निकाल सकते हैं। टॉर्क को कैसे निकालते हैं, कंबाइंड करके किसी भी फोर्स को ले लो, एक फोर्स को, आइदर फोर्स, किसी एक फोर्स को ले लो, आइदर फोर्स, एनी फोर्स, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ये होगी एक ये होगी। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टॉर्क F इंटू आर परपेंडिकुलर प्लस
F इंटू आर परपेंडिकुलर। तो क्या आएगा, F इंटू परपेंडिकुलर, दो डिस्टेंस हो जाएंगी तो कितनी हो जाएगी, 2r परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो आएगा वैल्यू, है ना। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 2r किन के बीच की डिस्टेंस है, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, तो यहां लिखेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो टॉर्क को हम कंबाइंड, अगर कपल ऑफ फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे कपल ऑफ फोर्स लग रहे हैं, तो हम इन दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करके ऐड करके पता कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पता कर सकते हैं। आइदर फोर्स, किसी एक फोर्स को ले लेंगे और उन दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, तो ऐसे हम टॉर्क के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। तो टॉर्क आपने समझ लिया होगा कि टॉर्क क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि डाइपोल। डाइपोल तो आप जानते ही हो क्या होता है, एक सिस्टम होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का। ओके, एक फिक्स डिस्टेंस पे ये रखे होते हैं डाइपोल। अब देखते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, देखिए अगर इस रीजन में, मान लेते हैं इतने रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, तो एक पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, यहाँ पे भी सब जगह मान लेते हैं, यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो यूनिफॉर्म कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मीन्स क्या है, कहीं यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट रखी हुई है इनफाइनाइट शीट की, है ना, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनता है। हम पढ़ चुके हैं, आप पीछे वीडियोस देख सकते हैं, है ना। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मीन्स क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज हमने प्लस क्यू रखा इस पॉइंट पे, है ना, तो ये प्लस की वजह से रिपेल्ड होगा, तो ये किधर जाएगा, है ना। चलिए मान लेते हैं यहाँ रखा है, तो ये किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में ये मूव करेगा। ओके, अगर मान लेते हैं यहाँ हमने रखा, तो इस पर चलिए 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा, यहाँ हमने रखा। अगर हमने इसे यहाँ रखा पॉजिटिव प्लस क्यू को, तो भी इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा यहाँ पे, है ना। कहीं पे भी रखें हम इस रीजन में इस प्लस क्यू चार्ज को, तो इस पर 5 न्यूटन के फोर्स से ही ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, कहीं पे भी रखें तो इस फील्ड को हम क्या कहेंगे, ये फील्ड यूनिफॉर्म है, कि यूनिट चार्ज पे जो फील्ड लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कहीं पे भी रखें हम 5 न्यूटन पर कूलम का जो फील्ड है हर जगह है, सब जगह सेम है ना। अगर माइनस चार्ज रखें इसी फील्ड में हम कहीं पे, है ना, अगर मान लेते हैं माइनस क्यू रखें, तो किधर जाएगा ये, इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो इसकी तरफ ही तो अट्रैक्ट होगा ये, इस डायरेक्शन में। तो नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा, ये क्या कहते हैं, फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। फील्ड इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव चार्ज किस जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये भी किस फोर्स से जाएगा, 5 न्यूटन फोर्स से इस डायरेक्शन में जाएगा। कहीं पे भी रखेंगे हम इसे, तो ये 5 न्यूटन के फोर्स से ही इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें क्या करना है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें क्या रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखना है। वो कैसे एक्ट करता है, ये आज का हमारा क्वेश्चन है और इसे हम आज स्टडी करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसे कैसे जो है एक्ट करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कैसे एक्ट करेगा, कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए ये मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, लेफ्ट टू राइट। देखिए यहाँ पे भी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यहाँ पे भी है, लेकिन मैं इसे ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना। सब जगह यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इस पूरे रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसे रखा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ओके, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, किस तरीके से, लाइक दिस, like this। like this, इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसे हमने इसमें ये इस तरीके से रखा। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लेते हैं यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है,
डायपोल का ये पॉजिटिव पॉइंट है और यहाँ पे ये इसका निगेटिव पॉइंट है। ओके, अब हमने इस डायपोल को यहाँ इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रख दिया। यहाँ पे भी काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है ई, ऐसे ही यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है ई। मैंने ड्रॉ नहीं किया था इसको, हर जगह यहाँ पे भी सब जगह इस रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब कहीं भी हम चार्ज को रखें तो उस पर सेम फोर्स लगेगा, है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से यहाँ ये प्लस क्यू चार्ज होगा, प्लस क्यू मान लेते हैं, यहाँ ये माइनस क्यू मान लेते हैं, है ना, माइनस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। अभी हम देख चुके हैं फील्ड के अलोंग जाएगा प्लस क्यू चार्ज, एक फोर्स लगेगा इस पे एफ क्यू प्लस क्यू चार्ज की वजह से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस क्यू चार्ज पे एक फोर्स लगेगा एफ क्यू, किस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज है तो ये किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इस पर भी एक फोर्स लगेगा माइनस एफ माइनस क्यू, और किस डायरेक्शन में लगेगा, ये फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट करेगा, ये जो फोर्स है। अब देखिए आप, अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने पढ़ा था अगर दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है ना, इनकी जो मैग्नीट्यूड है सेम है, क्यों है सेम, क्योंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखे हुए हैं। अगर यहाँ भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये F प्लस क्यू F माइनस क्यू दोनों ही सेम फोर्स हैं, बस डायरेक्शन अलग है, पोलरिटी अलग है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, है ना। तो ये जो डाइपोल है इस पर नेट फोर्स क्या है, फिलहाल अगर हम देखें तो डाइपोल पे जो नेट लीनियर फोर्स क्या है, डाइपोल पे नेट लीनियर फोर्स कितना है, लीनियर फोर्स नेट ऑन डाइपोल कितना है, इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो क्या होगा 0, F प्लस क्यू माइनस F माइनस क्यू, ये दोनों क्या है, अपोजिट एंड इक्वल, इक्वल तो है लेकिन अपोजिट है, तो कितना हो जाएगा 0। तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, लीनियर फोर्स। तो जब नेट लीनियर फोर्स 0 हो किसी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा वो, है ना, लीनियर डायरेक्शन में जाएगा क्या, वो नहीं जाएगा, क्योंकि उस पर नेट फोर्सेस क्या है, 0 है, लीनियर फोर्स 0 है ना। ये हम देख चुके हैं, यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ भी चुके हैं। तो ये हमने एक बात यहाँ से सीख ली कि ये यहीं रहेगा, ये जो डाइपोल है अपनी जगह रहेगा, लेकिन कहीं ये रोटेट मूव नहीं करेगा, इस तरीके से जाएगा नहीं, फील्ड के साथ नहीं जाएगा, इस फील्ड के साथ ये मूव नहीं करेगा, ये जो डाइपोल है फील्ड के साथ मूव नहीं करेगा, है ना। चलिए अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, ये अगर ये फील्ड के साथ ये मूव नहीं करेगा ये डाइपोल, तो अब इस पे लाइन ऑफ एक्शंस देखते हैं इसकी। इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, दिस। इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, दिस। अभी हमने जस्ट देखा था अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है किसी ऑब्जेक्ट पे, जो दो फोर्स काम कर रहे हैं, ये जो दो फोर्स काम कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे हैं। तो यहाँ ये डाइपोल क्या करेगा इस कंडीशन में, ये देखो अगर डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है डाइपोल, तो ये वाला जो एंड है ये तो इसे इधर खींचेगा, और ये वाला जो एंड है ये इसे इधर खींचेगा, है ना। ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है डाइपोल, तो एक फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये किस तरीके से रोटेट करेगा, इस तरीके से ये रोटेट करेगा। आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड, अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होता तो ये रोटेशन के साथ आगे भी जाता, ऐसे करके रोटेट करता हुआ ये आगे जाता, अगर यहाँ यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होता तब, उस केस में। ओके, तो यहाँ पे जो फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म फील्ड। ओके, तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि यहाँ पे एक टॉर्क काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे दो फोर्स लग रहे हैं ना, और अपोजिट फोर्स हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, अलग अलग है ना। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, टॉर्क काम करेगा, ये हमने सीख लिया यहाँ से, है ना। तो टॉर्क जो काम करेगा उस टॉर्क को हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना टॉर्क यहाँ पे काम करेगा, है ना। नेट फोर्स, नेट लीनियर फोर्स क्या था इस पे, 0 था, है ना। तो ये किस इक्विलिब्रियम में फिलहाल नेट लीनियर फोर्स 0 होता है, तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा, तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। और ये रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ये नहीं होगा। क्यों रोटेट करेगा, क्योंकि F प्लस क्यू से इधर खींचेगा, F माइनस क्यू से इधर खींचेगा, और ये जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये क्या करेगा, रोटेट करके फील्ड के अलोंग हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा, फील्ड के अलोंग हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि F प्लस क्यू इधर और F माइनस क्यू इधर, और जब ये फील्ड के अलोंग हो जाएगा तो क्या होगा,
एक फोर्स इधर हो जाएगा F माइनस क्यू और F प्लस क्यू इधर हो जाएगा। देखिए F प्लस क्यू माइनस क्यू से अलग अलग नहीं समझना, यहाँ 5 न्यूटन फोर्स है तो यहाँ भी 5 न्यूटन फोर्स है, लेकिन 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, यहाँ 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में है ना। अगर ये फील्ड के अलॉन्ग हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों ही फोर्स बराबर हैं, यहाँ भी 5 न्यूटन यहाँ भी 5 न्यूटन, तो क्या होगा, ये स्टेशनरी रहेगा और फील्ड के अलॉन्ग ही रहेगा, है ना, फिर रोटेट नहीं करेगा। इस एंगल पे रखा है, मान लेते हैं यहाँ पे ये थीटा एंगल पे रखा है ना। किस एंगल पे रखा है, ये थीटा एंगल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, तो उस पर जो फोर्सेज लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में काम करेगा फील्ड के अलॉन्ग और एक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो इस पर क्या काम करेगा, एक टॉर्क एक्ट करेगा। इस जो इलेक्ट्रिक डायपोल पे एक टॉर्क एक्ट करेगा। क्यों टॉर्क एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे यहाँ पे काम कर रहे हैं ना। तो जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, टॉर्क को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं हम, यहाँ देखिए सबसे पहले हम दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहले तो डिफरेंट टॉर्क निकाल लेंगे, इस पे जो टॉर्क लगेगा एक इस पे टॉर्क लगेगा, उसको अलग अलग निकाल लेते हैं। एक तो मेथड ये होगा और एक मेथड कौन सा बताया था, इनके जो बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों ही फोर्सेज के बीच में जो कपल ऑफ फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स ये है एक फोर्स ये है, तो कपल ऑफ फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड में क्या है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स पहले इसके लिए, इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं कि इस पॉइंट O के अबाउट ये जो बॉडी है कुछ इस तरीके से है, ये एक पॉइंट O है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F प्लस क्यू, है ना, F प्लस क्यू फोर्स लग रहा है। तो ये बॉडी O पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इस पर एक टॉर्क काम कर रहा है। इसका मीन्स क्या काम कर रहा है, एक टॉर्क काम कर रहा है। तो टॉर्क 1 कितना है वो मान लेते हैं, कैसे निकालते हैं उसको, ये डिस्टेंस मान लेते हैं R, है ना, ये डिस्टेंस R। और लेकिन यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसके लिए क्या होती है डिस्टेंस, L ये होगी और L ये होगी, क्योंकि कंप्लीट डिस्टेंस क्या होती है 2L, क्या होती है 2L। ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है कितनी होगी, ये 2L। ओके, ये ध्यान रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, ये 2L। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं हम, सिंपल टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स कितना लग रहा है F प्लस क्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स है कौन सा फोर्स, F प्लस क्यू, है ना। तो लाइन ऑफ एक्शन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगी, ये देखिए, इसे हटा देते हैं, ये 12 तो आपको पता ही है कितनी होगी, ये वैल्यू 12 है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेते हैं। ये देखिए ये लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स के लिए, ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, O पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम रोटेटिंग पॉइंट, फ्रॉम रोटेटिंग पॉइंट। रोटेटिंग पॉइंट कौन है, O। तो रोटेटिंग पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए, तो हमें ये डिस्टेंस हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ओके, A मान लेते हैं इस डिस्टेंस को, OA। ओके, तो पॉइंट, तो कैसे निकलेगा टॉर्क 1, टॉर्क 1 कैसे निकालेंगे, फोर्स कितना है F प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, O से लेके A तक, OA। और ये देखिए ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना है आपको, केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं, ये सिंपल प्रोडक्ट है। OA कितना होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा ये है तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो OA कितना हो जाएगा, L साइन थीटा, L साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा टॉर्क 1, F प्लस क्यू इंटू L साइन थीटा। ओके, अच्छा, टॉर्क 1 इस पॉइंट पे जो टॉर्क काम कर, इस पॉइंट के लिए, इस चार्ज के लिए जो टॉर्क काम करेगा वो कहाँ पे काम करेगा, वो इस सेंटर पे काम करेगा, है ना, सेंटर पे काम करेगा। कैसे काम करेगा इसको अभी हम स्टडी करेंगे, टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है उसे भी स्टडी करेंगे। टॉर्क 1, अब टॉर्क 2 निकालते हैं इस पॉइंट के लिए। टॉर्क 2 कितना होगा, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है F माइनस क्यू, इसके लिए टॉर्क कितना होगा, F माइनस क्यू कितना होगा, इसके लिए, इस चार्ज के लिए, है ना। तो इसके लिए इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इस फोर्स की, ये लाइन ऑफ एक्शन है ना। और रोटेटिंग पॉइंट कौन है, O। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ये ज़रूरत होगी, सपोज B है ये, तो OB,
कितना होगा ये ओ बी, ये वाली डिस्टेंस है ना। यहाँ कोई हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ओके। केवल मैग्नीट्यूड में निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन को हम। तो ओ बी कितना होगा, ऐसे ही ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है ओ बी, अगर ये एल है, हाइपोटेन्यूस है, तो ये क्या हो जाएगी एल साइन थीटा। तो एल ओ बी कितना हो जाएगा एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, ओके। टॉर्क 2 और नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, नेट टॉर्क दोनों को ऐड कर देंगे, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, टॉ, इनको टॉ बोलते हैं, ओके। कैसे ऐड करेंगे, एफ प्लस क्यू एल साइन थीटा दिस, और एफ माइनस क्यू साइन एल साइन थीटा, ओके। अब इनको हमने ऐड कर दिया, यहाँ कॉमन ले लेते हैं, कौन आ रहा है कॉमन में, एल साइन थीटा, और अंदर कौन बचेगा यहाँ पे एफ प्लस क्यू प्लस एफ माइनस क्यू, ओके। तो ये हो गया नॉट नेट टॉर्क। चलिए अब इन वैल्यूज़ को और निकाल लेते हैं, एफ प्लस क्यू और एफ माइनस क्यू कितना होगा। देखिए टॉर्क नेट वैल्यू कितनी आएगी, नेट वैल्यू ऑफ टॉर्क कितना होगा, एल साइन थीटा, एफ प्लस क्यू एफ माइनस क्यू। देखिए दोनों की डायरेक्शन अलग है लेकिन फोर्स तो सेम है ना दोनों, ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो इसी की फॉर्म में हमें निकालना पड़ेगा। ई क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एफ फोर्स कितना हो जाएगा ई क्यू, ओके। अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड में हम साइन नहीं लेते। तो यहाँ पे भी कितना फोर्स काम करेगा ई क्यू, और यहाँ पे भी कितना फोर्स काम करेगा ई क्यू, ई क्यू, दोनों ही केस में फोर्स कितना होगा ई क्यू। लेकिन यहाँ केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, किसका, फोर्स का। अगर डायरेक्शन लेंगे, अभी हम डायरेक्शन के साथ भी निकालेंगे, तो यहाँ मैं माइनस ई क्यू लूंगा और यहाँ पे प्लस ई क्यू लूंगा, अभी नेक्स्ट मेथड से करेंगे अभी अपने से, है ना, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो ई क्यू फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ई क्यू फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये एफ प्लस क्यू कितना हो जाएगा ई क्यू, ऐसे ही एफ माइनस क्यू कितना हो जाएगा ई क्यू, ओके। इसे हटा देते हैं यहाँ से, ई क्यू, है ना। तो नेट टॉर्क कितना हो गया, दिस इज 2 ई क्यू, 2 ई क्यू एल साइन थीटा। तो नेट टॉर्क कितना हुआ, नेट टॉर्क 2 ई को साइड में कर देते हैं और 2 क्यू एल साइन थीटा। 2 क्यू एल को आप पढ़ चुके हो, क्या होता है ये, डाइपोल मूवमेंट। तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, ई पी साइन थीटा। इसको पी ई साइन थीटा जनरली लर्न करने के लिए समझा जाता है कि पी ई साइन थीटा या फिर ई पी साइन थीटा। ये हो गया नेट टॉर्क। अभी इसका दूसरा मेथड, इसी में अभी क्या बताया था, कपल ऑफ फोर्स कहीं काम कर रहे हैं तो उन कपल ऑफ फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम ले लें, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किसी एक फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो टॉर्क आ जाता है। ये मैंने आपको बताया था अभी, है ना, ये हम अब पढ़ चुके हैं। ये नेट टॉर्क आया है, कितना आया है इसकी वैल्यू, नेट टॉर्क। ये तो था इसका, इसी का मेथड में चल रहे हैं। इसी मेथड में हम दो तरह से निकाल पाए इसे, कैसे निकालेंगे देखिए। टॉर्क नेट कितना आया अभी, पी ई साइन थीटा, ओके, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने बताया था कि टॉर्क को हम एक और मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी वेक्टर मेथड में नहीं जा रहे हैं हम, अभी इसी में दो मेथड बताए थे मैंने इसमें, क्या कहते हैं टॉर्क को। एक तो डिफरेंट, इस पॉइंट पे जो टॉर्क लग रहा है, इस चार्ज पे जो टॉर्क लग रहा है, इस चार्ज पे जो टॉर्क लग रहा है, अलग अलग टॉर्क को कैलकुलेट करके उनको नेट कर दिया। अब मान लेते हैं कपल ऑफ फोर्स, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, तो डायरेक्ट बहुत ही शॉर्ट कैसे निकालते हैं। टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लगा दो, बस डायरेक्ट निकल आएगा, है ना। लाइन ऑफ एक्शन एक तो ये है इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इन दोनों ही लाइन ऑफ एक्शन, एक ये और एक ये लाइन ऑफ एक्शन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये ए बी। तो फोर्स कोई भी किसी भी एक फोर्स को ले रहे हो, दोनों ही इक्वल फोर्स हैं, इक्यू हैं दोनों ही,
है ना। अभी मैंने बताया था दोनों पे EQ इस पे लग रहा है, EQ ही इस पे लग रहा है, तो EQ मल्टीप्लाई बाय, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, केवल मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, केवल मैग्नीट्यूड में हम इसे पता कर रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, AB और AB है कितना, L sin थीटा ये है, L sin थीटा ये है, तो कितना हो गया EQ इंटू 2L sin थीटा। तो टॉर्क नेट कितना हो गया, एक ही बार में निकल आया इससे, एक ही बार में हमने इसे निकाल लिया। कितना आया टॉर्क नेट, वैल्यू ऑफ टॉर्क 2E को तो लिखे रहने देते हैं, और 2QL क्या होता है P, तो क्या हो जाएगा ये PE sin थीटा नेट टॉर्क, यही तो अभी निकाला था जस्ट, है ना। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, अलग अलग पॉइंट पे जो फोर्सेज लग रहा है उसकी वजह से टॉर्क, और कंबाइंड कपल ऑफ फोर्स के लिए जो टॉर्क काम कर रहा है, क्या लेना है, किसी एक फोर्स को पकड़ लो और उन दोनों फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ले लो, उन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका सिंपल टॉर्क निकल के आ जाता है। टॉर्क इक्वल्स टू कितना हो गया, PE sin थीटा। ओके, अब हम क्या देते हैं, इसे वेक्टर फॉर्म में देना होगा इसे। ये तो आपको मेथड, एक और मेथड बताया है मैंने आपको, इसे भी आप नोट कर सकते हो, बहुत ही शॉर्ट मेथड है ये, है ना। इस मेथड से नेक्स्ट मेथड ये था इसी में, है ना। तो इससे हमने नेट टॉर्क निकाल लिया। अब हमें इसकी क्या देनी होगी, वेक्टर फॉर्म, इसकी क्या देनी होगी, अब हमें इसे वेक्टर फॉर्म देते हैं इसको। अभी ये क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म से वेक्टर फॉर्म कैसे देंगे हम यहाँ पे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। फिर हम एक वेक्टर मेथड से इसे कैलकुलेट करेंगे इस टॉर्क को, केवल वेक्टर मेथड अप्लाई करके इस टॉर्क को हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तो मैग्नीट्यूड निकाल के फाइंड आउट किया था, नेक्स्ट मेथड में देखेंगे हम कैसे वेक्टोरियली कैसे पता करते हैं, लेकिन इसमें हम वेक्टर फॉर्म सेट कर देते हैं पहले, कैसे वेक्टर फॉर्म सेट होगी। चलिए, तो PE sin थीटा। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ जो इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस ये है और प्लस ये है, डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये -2 पॉजिटिव, यही तो डायरेक्शन होती है, और E इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, और थीटा एंगल पे ये P रखा हुआ है ना। तो PE sin थीटा, एक वेक्टर P है, एक वेक्टर E है, बीच में एंगल कितना है, थीटा, और PE sin थीटा। आ जाइए क्लास 11 में पहुंच जाइए आप, वहाँ पे sin थीटा जो दो वेक्टर हैं उनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में ही तो sin थीटा आता है। ध्यान करिए कि A क्रॉस B क्या होता है, AB sin थीटा, यही तो होता है, और n कैप एक यूनिट वेक्टर। अगर एक वेक्टर A ये है, एक दूसरा वेक्टर B ये है ना, दो वेक्टर हैं, और A क्रॉस B फर्स्ट टू सेकंड एंगल थीटा क्या होता है, ध्यान करिए आप, इस चीज़ को याद करिए, थीटा एंगल क्या होता है, A से B फर्स्ट टू सेकंड एंगल होगा ये, फर्स्ट टू सेकंड A टू B, ना कि B टू A। ध्यान रखना है, अगर B क्रॉस A हो जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा साइन, यहाँ पे एंगल बदल जाएगा, क्या हो जाएगा फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, सॉरी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अभी कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है एंगल यहाँ पे, है ना। तो A क्रॉस B ये होता है AB sin थीटा, और ये n कैप क्या है, A क्रॉस B। हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे एंगल की डायरेक्शन में, डायरेक्शन कैसे लिया है हमने, लाइक दिस, A टू B, है ना, A इधर है, A टू B, ऐसे एक फिंगर को कर्ल करेंगे, और जो थंब होगा, थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड द बोर्ड, जो थंब की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कौन होता है, n कैप, कौन होता है, n कैप। इस डायरेक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर की डायरेक्शन में देखे n कैप, है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में ये n कैप होगा, ओके, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये n कैप होगा। तो ये आप पढ़ चुके हो इस चीज़ को, इसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, इस चीज़ को यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ कौन कौन है, A क्रॉस B की जगह P और E। अब आप बताइए कि P को फर्स्ट लें या फिर E को फर्स्ट लें, ये क्वेश्चन आएगा हमारे पास। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं इस वैल्यू को वेक्टर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे हम, देखिए ये जो नेट n है इसको हम टॉर्क की डायरेक्शन देंगे, नेट n को, है ना। देखिए कैसे लिखेंगे, P क्रॉस E, या फिर वेक्टर फॉर्म में E क्रॉस P। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, PE sin थीटा, कोई डायरेक्शन होगी, प्रॉपर डायरेक्शन होगी इसकी एक, इसकी भी क्या आएगी, PE sin थीटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। अब इन दोनों में से हम किसे लेते हैं, दोनों में ही PE sin थीटा, PE sin थीटा आ रहा है, तो हमें वेक्टर फॉर्म कौन सी लेनी होगी, या तो ये लें या फिर ये लें, P क्रॉस E वाला लें या फिर E क्रॉस P वाला लें। देखिए यहाँ हमने A टू B
फिंगर को कैसे कर्ल किया था, ए टू बी। तो जो एंगल था कैसे था, फर्स्ट टू सेकंड, एंगल कैसे था, फर्स्ट टू सेकंड। अब यहाँ डायरेक्शन देखिए, यहाँ अब जब हम एंगल लेंगे तो कैसे लेंगे, ये जो रोटेशन किस देखेंगे इसका, हम जो डाइपोल है, डाइपोल ऐसे ही तो रोटेट करेगा, इसी डायरेक्शन में तो आएगा। जब फोर्स इधर जाएगा, ये इसे इधर खींचेगा और यहाँ पे फोर्स इधर खींचेगा, तो ये कैसे रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में। तो P टू E ऐसे ही तो रोटेशन है, P टू E। तो रोटेशन कैसे है यहाँ पे, A टू B है ना, फर्स्ट टू सेकंड। तो रोटेशन कैसे लेते हैं हम, फर्स्ट टू सेकंड, P टू E फर्स्ट टू सेकंड। तो रोटेशन क्या ये आएगा या फिर ये आएगा, है ना। यहाँ देखते हैं A क्रॉस B, फर्स्ट टू सेकंड है एंगल, फर्स्ट टू सेकंड है एंगल। इसमें लेते हैं तो E टू P आएगा एंगल, ऐसे जाएगा, E टू P जाएगा एंगल। लेकिन इसमें ले रहे हैं तो P टू E आ रहा है एंगल, P टू E आ रहा है एंगल, है ना। तो फर्स्ट टू सेकंड तो इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें तो सेकंड टू फर्स्ट आ रहा है ना। तो ये केस क्या होगा, इनवैलिड। तो ये वाला केस हम नहीं ले सकते। हम कौन सा लेंगे, ये वाला केस लेंगे, क्योंकि हमारा डाइपोल कैसे रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो एंगल भी हम इसी डायरेक्शन में लेंगे। ओके, तो कौन सा वेक्टर फॉर्म यहाँ पे काम करेगा, दिस। तो हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। यहाँ पे एक वेक्टर दे देते हैं एन कैप, है ना, एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वांटिटी पे। तो नेट वैल्यू ऑफ टॉर्क को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, P क्रॉस E, P क्रॉस E, ना कि E क्रॉस P। अगर E क्रॉस P करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन देखते हैं, P क्रॉस E। जब P इस डायरेक्शन में है, देखिए P कैसे है, लाइक दिस P, E कैसे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, एंगल कैसे है, ये P टू E, एंगल P टू E, यही तो है। तो हम फिंगर्स को कैसे कर्ल करेंगे, यहाँ पे फिंगर्स को ऐसे ही तो कर्ल करेंगे जिस डायरेक्शन में एंगल है, लाइक दिस। P इधर है तो एंगल की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल किया। जब फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनवर्ड टू द बोर्ड, है ना, इनवर्ड टू द बोर्ड, अंदर की डायरेक्शन में, इसके इनसाइड ही तो जा रहा है थंब। तो थंब वाली जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन होगी, वो किसकी डायरेक्शन होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। यहाँ थंब की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, इस क्वांटिटी की डायरेक्शन है, A क्रॉस B की डायरेक्शन है, वो जो A क्रॉस B क्वांटिटी है। A क्रॉस B क्वांटिटी कौन, P क्रॉस E, P क्रॉस E कौन है, टॉर्क नेट। तो डायरेक्शन क्या हुई, P टू E, फिंगर को कर्ल किया तो थंब की डायरेक्शन में कौन काम करेगा, टॉर्क, है ना, नेट एन वैल्यू। ये जो एन कैप है ये कौन है, दिस, थंब की डायरेक्शन में इनवर्ड। तो अपवर्ड लिया था हमने किसके लिए, आउटवर्ड के लिए। तो इसके लिए क्या होगी डायरेक्शन, दिस एन कैप। और इसी डायरेक्शन में कौन होगा, टॉर्क। तो टॉर्क कहाँ काम करेगा, क्योंकि ये तो इस तरीके से रोटेट कर रहा है ना ऑब्जेक्ट। तो एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है। तो नेट टॉर्क कहाँ काम करेगा, इसके मिड पॉइंट पे जो सेंटर है O। तो इसके सेंटर पे यहाँ एक टॉर्क काम करेगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिंगर को कर्ल करना है, एंगल कैसे दे रहे हैं, P टू E, फिंगर को कर्ल करेंगे उसके डाउनवर्ड, इनवर्ड टू द बोर्ड। तो इस पॉइंट पे जो इनवर्ड टू द बोर्ड है, बोर्ड पॉइंट जो डायरेक्शन होगी उसे हम कैसे शो करते हैं, देखिए डायरेक्शन भी मैं आपको शो करना दिखा देते हैं अभी हम आपको। तो ये तो आपके समझ आ गया होगा कि वेक्टर फॉर्म में नेट वैल्यू जो टॉर्क की होती है वो ये होती है ना। तो डायरेक्शन की जब हम बात करें, थोड़ा सा इसे यहाँ लिख देते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में कितनी होगी इसकी वैल्यू, P क्रॉस E, ना कि E क्रॉस P, ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए यहाँ अभी हमें क्या लेनी है, डायरेक्शन जो है टॉर्क की जो डायरेक्शन है उसे कैसे लेंगे। देखिए ये है E और ये है P। तो सिंपल अभी बताया था, लाइक दिस, ऐसे कर्ल करेंगे एंगल की डायरेक्शन में फिंगर को, फर्स्ट टू ई कर्ल कर लिया हमने फिंगर्स को। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड टू द बोर्ड। तो जो डायरेक्शन है उसे लिखेंगे कैसे, है ना, डायरेक्शन यहाँ पे तो काम करेगा टॉर्क, नेट टॉर्क सेंटर पॉइंट O पे काम करेगा। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड को हम सिंपल एक क्रॉस से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, क्रॉस से। और आउटवर्ड को कैसे लिखते हैं, डॉट से। अगर नेट टॉर्क आउटवर्ड होता है तो उसे कैसे लिखेंगे, हम एक डॉट लगाएंगे, एक सर्किल के अंदर एक डॉट लगाएंगे। क्यों लगाते हैं, सिंपल सी बात है कि अगर एक ये रॉकेट है, जैसे एक रॉकेट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक एरो है इस डायरेक्शन में जा रहा है ये, तो ये कैसे जाएगा, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसे ये पॉइंट मान लेते हैं। अगर ये हमें दिखता है तो पॉइंट, और ये इसका
इसका हमें पीछे वाला बैकवर्ड वाला हिस्सा दिखता है, तो यहाँ पे क्रॉस मान लेते हैं। ओके, क्या मान लेते हैं? क्रॉस। जैसे आपने ट्रेन देखा होगा, ट्रेन के लास्ट में क्रॉस लिखा रहता है। अगर ये ऐसे ऐसे जाता हुआ दिखता है हमें, तो हमें इसका क्रॉस दिखाई देगा। बस इसका क्या दिखाई देगा? क्रॉस। तो अगर ये अंदर की डायरेक्शन में जाएगा तो ये क्रॉस ही तो हमें इसका दिखाई देगा, पॉइंट तो दिखाई नहीं देगा, है ना। तो अंदर जा रहा है ये डायरेक्शन, तो कैसे लिखते हैं इसको? क्रॉस के लिए, क्रॉस लगा के। ओके, अगर ये इस तरीके से बाहर की डायरेक्शन में आता है ना, इस तरीके से बाहर की डायरेक्शन में आता, तो ये जो पॉइंट है हमें इसको अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता। तो हम कैसे डायरेक्शन देते? इस तरीके से, आउटवर्ड टू द बोर्ड। अगर इस तरीके से आता है तो डायरेक्शन कैसे देंगे? पॉइंट से। और अगर इसके इनवर्ड जाता है तो डायरेक्शन कैसे देंगे? ऑलवेज क्रॉस से। ये पूरी फिजिक्स में काम करती हैं डायरेक्शंस। ओके, क्लास 11th में भी आपने इसको स्टडी किया होगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क काम करेगा वो किस डायरेक्शन में होगा? लाइक दिस, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसके इनवर्ड डायरेक्शन में टू द बोर्ड, है ना, इनवर्ड डायरेक्शन में दिस। तो ये क्या होगी? किसकी डायरेक्शन होगी? टॉर्क की। ये हो गई टॉर्क की डायरेक्शन जो इसके सेंटर पे काम करेगा। ओके, तो ये हो गई डायरेक्शन। तो सिंपल सी बात है, ये अगर एक डाइपोल है, ये किसी फील्ड में रखा है, तो इसके सेंटर पे एक टॉर्क काम करता है। उसकी डायरेक्शन क्या है? फिलहाल इनवर्ड है। इन नेगेटिव और पॉजिटिव को बदल देंगे तो डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। ओके, ये भी आपको उसको कर सकते हैं। माइनस इधर लिया है, यहाँ पॉजिटिव ले सकते हैं, यहाँ माइनस भी ले सकते हैं। फिर भी सब इसे करेंगे तो डायरेक्शन इसकी अपवर्ड हो जाएगी। फिर टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, फिर ये कैसे रोटेट करेगा? लाइक दिस, क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ आ जाएगा तो, और पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में। तो ये कैसे रोटेट होगा? ऐसे रोटेट होगा। जब ये ऐसे रोटेट होगा तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आउटवर्ड टू द बोर्ड। ओके, तो ये हो गया इसकी वेक्टर फॉर्म, और ये टोटल वेक्टर फॉर्म में कैसे होता है। अच्छा, इसी वेक्टर फॉर्म में भी अब हमसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसे वेरीफाई करते हैं, इसे सेटिस्फाई कर लेते हैं क्या ये हमारी वैल्यू सही है या फिर गलत है। इसके वेक्टर मेथड से हम टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी जस्ट इसे देखते हैं। ओके, वेक्टर मेथड से देखिए, वेक्टर मेथड थोड़ा सा लेंदी है। वेक्टर मेथड से फिर से फिगर बना लेते हैं। थोड़ा सा गंदा हो गया फिगर, ये कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा आपको। वेक्टोरियली जरूरत पड़ेगी हमें फिगर की। वेक्टर मेथड से टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे वेक्टर मेथड से, है ना। यहाँ मैग्नीट्यूड मेथड से कैलकुलेट किया है अभी, अब वेक्टर मेथड से देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है E। ओके, इसमें एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, +Q और यहाँ -Q। यहाँ एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F। अब देखिए, मैं प्रॉपर वेक्टर फॉर्म दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में F -Q। ओके, बताइए आपको, इसको तो डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। और अब ये पॉइंट O है, इसके अबाउट ये रोटेट करेगा। अब हम सेपरेट निकालेंगे। पहले इस पॉइंट पे जो टॉर्क काम करेगा उसको निकालेंगे। कैसे निकालते हैं टॉर्क? देखिए, टॉर्क वेक्टर फॉर्म क्या होती है टॉर्क की? R क्रॉस F। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, R क्रॉस F, यही क्या हो जाता है? RF साइन थीटा। यही तो हो जाता है RF साइन थीटा, है ना। तो इसको हम यहाँ पे क्या लेना है? ओनली दिस, R क्रॉस F। केवल वेक्टर मेथड, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म थी इसकी, यहाँ पे केवल हमें क्या लेना है? वेक्टर फॉर्म से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे R क्रॉस F। और ये R कौन है? ये कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना है। ये R क्रॉस F क्या होता है? अगर ये कोई पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं हम F, इस पे एक हम फोर्स लगा रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमने एक फोर्स F लगाया। ये पार्टिकल है एक, ये फिक्स्ड है इस पॉइंट के अबाउट, हमने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो कैसे काम करेगा? वो जो टॉर्क की जो वैल्यू होगी, फोर्स से लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये R है, ये फिक्स पॉइंट R है, यहाँ से R डिस्टेंस पे है, ये R डिस्टेंस है। ये पार्टिकल है, इस पॉइंट के अबाउट ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। यहाँ फिक्स पॉइंट से R डिस्टेंस पे है ये पार्टिकल, तो R ये वेक्टर कहलाएगा, R वेक्टर कहलाएगा, ये है ना, ये R वेक्टर कहलाएगा। ओके, तो R2F यहाँ पे ये एंगल होगा R2F। ये होता है टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। आगे समझ में? टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, ये एंगल थीटा।
ओके, तो आर क्रॉस एफ, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना, केवल डिस्प्लेसमेंट है, ये पोजीशन वेक्टर है, पार्टिकल का पॉइंट ओ से, रोटेटिंग पॉइंट से पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं इसको, ऐसे ही। ओके, तो चलिए यहां निकालेंगे हम इसका टॉर्क 1। टॉर्क 1 कहां पे, इस प्लस क्यू चार्ज पे जो टॉर्क काम करेगा, है ना। कैसे काम करेगा देखिए, पी तो ये होगा इस डायरेक्शन में, चलिए तो ये पॉइंट है, पॉइंट चार्ज क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज पे ये फोर्स तो लग रहा है, और जो वेक्टर है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओ से लेके यहाँ ये पॉइंट मान लेते हैं ए, और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, है ना। तो इस डायरेक्शन में ही तो काम करेगा कौन, पोजीशन वेक्टर आर, है ना, जो अभी मैंने जो बताया था आपको, आर क्रॉस एफ। ओके, इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम कैसे लेंगे टॉर्क को, पोजीशन वेक्टर ओ ए, इस डायरेक्शन में जो पोजीशन वेक्टर है ओ ए की डायरेक्शन यही तो है ओ ए, है ना। तो आर की जगह कौन आएगा यहाँ पे, ओ ए, ये लग रहा है ओ ए वेक्टर यही तो है, और एफ, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है ओ ए और एफ क्यू, तो टॉर्क कितना होगा, आर की जगह कौन आएगा, ओ ए, है ना। रोटेटिंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जहाँ पे फोर्स काम कर रहा है, तो क्या होगी वो ओ ए वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर क्रॉस फोर्स, प्लस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स दिस प्लस क्यू, एफ प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा, ओके, और इसकी प्रॉपर वेक्टर फॉर्म दिस, ये थीटा एंगल पे है तो यहाँ पे भी ये थीटा एंगल, ये दिस, है ना। इसकी ज़रूरत नहीं है, थीटा से हम काम कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो दिस इज ओ ए क्रॉस एफ प्लस क्यू। एक टॉर्क या इस पॉइंट के लिए काम करेगा, और कहाँ काम करेगा, वो भी ओ पे ही काम करेगा, टॉर्क 2। ऐसे ही टॉर्क 2 किसके लिए निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो टॉर्क है वो कितना होगा, टॉर्क 2, कितनी होगी इसकी वैल्यू। ऐसे ही रोटेटिंग पॉइंट से डिस्टेंस फैक्टर, ये फोर्स है तो ये होगी ओ बी वेक्टर, ये लिया जाएगा ओ बी वेक्टर, ओके, दिस ओ बी वेक्टर, और ये एफ, तो कैसे लेंगे, ओ बी वेक्टर क्रॉस एफ, दिस फोर्स एफ वेक्टर और माइनस क्यू, प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में हम यहाँ पे चल रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि रोटेटिंग पॉइंट से ही जाएगा पोजीशन वेक्टर उस पार्टिकल का, रोटेटिंग पॉइंट से पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ओ बी, और यहाँ पे ओ ए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ओ ए ओ बी, इस पी के साथ कंफ्यूज नहीं होना, पी हमारा इसी डायरेक्शन में रहेगा जो डाइपोल मूवमेंट है, ओके। तो टॉर्क इस चार्ज के लिए, माइनस क्यू चार्ज के लिए इस वी पॉइंट पे काम करेगा टॉर्क 2, टॉर्क 1 इसके लिए होगा प्लस क्यू चार्ज के लिए, दोनों ही टॉर्क यहाँ काम करेंगे, तो नेट टॉर्क कितना होगा, वेक्टोरियली ऐड कर रहे हैं हम, नेट टॉर्क कितना होगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करते हैं तो क्या होगा, ओ ए, प्रॉपर ऐड करना है, किसी को आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ये, क्रॉस प्रोडक्ट में आगे पीछे करते हैं तो प्लेसेस चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ओ ए क्रॉस एफ प्लस क्यू, है ना। फिर इसे ऐड करेंगे इसमें, चलिए यहीं लिख देते हैं इसे, इसी के नीचे, टॉर्क 1 ओ ए क्रॉस एफ प्लस क्यू वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में है, फिर प्लस आएगा ये प्लस, टॉर्क 2 कितना है, दिस ओ बी क्रॉस एफ माइनस क्यू जो वेक्टर है, जो फोर्स इस पे काम कर रहा है, ओके। अब चलिए, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एफ प्लस क्यू और एफ माइनस क्यू, ओ ए सॉरी ये भी यहाँ पे वेक्टर है, तो फोर्सेस को देख लेते हैं यहाँ पे। अभी हम फोर्सेस कैसे होंगे, देखिए प्लस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है ये कितना होगा, ये फोर्स कितना होगा, प्लस क्यू पे जो लग रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू ई वेक्टर फॉर्म में। यहाँ माइनस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा, ये होगा माइनस क्यू ई वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि माइनस चार्ज है, और मैंने बताया था चार्ज का जो साइन है केवल वेक्टर फॉर्म में लिया जाता है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने स्टडी किया था, आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वीडियो देखेंगे, वहाँ आपको ये सब क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ओके। तो नेगेटिव साइन किसके साथ आएगा, वेक्टर फॉर्म के साथ। तो एफ प्लस क्यू कितना है, वेक्टर प्लस क्यू ई वेक्टर, एफ माइनस क्यू कितना है, माइनस क्यू ई वेक्टर। देखो वेक्टर फॉर्म क्या शो करती है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव साइन शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है,
फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर है। तो यहाँ हमें फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती वेक्टर फॉर्म दिखाने से, वेक्टर फॉर्म दिखा देंगे अपने आप हमारे दिमाग में आ जाएगा कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है या फिर सेम डायरेक्शन में है। ओके, चलिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, बस इसे सिंप्लीफाई करने का काम यहाँ पे हमारा रह गया है। तो ये फोर्सेस हमें मिल चुके हैं, तो ओ ए एक ही डायरेक्शन में ले लेते हैं, ओ ए और ओ बी को, क्रॉस एफ प्लस क्यू प्लस, देखिए ओ बी की डायरेक्शन क्या है, दिस, ओ से बी की तरफ, ये है ओ बी की डायरेक्शन, है ना, ओ बी। अगर मैं बी ओ लिखना चाहूँ इसे तो कैसे लिखूंगा, माइनस बी ओ, है ना, ओ बी और माइनस बी ओ, क्योंकि इसकी मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ इसे माइनस बी ओ वैक्टर। ओके, ओ बी वैक्टर को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस बी ओ वैक्टर के तरह। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने साइन चेंज कर दिया है और डायरेक्शन भी चेंज कर दी, बी ओ और ओ ए, मैं इन दोनों को ऐड भी तो कर लूँगा यहाँ पे। और क्रॉस, ये क्रॉस है एफ माइनस क्यू। ओके, ये प्रॉपर वेक्टर हैं। चलिए, ओ ए वेक्टर प्लस एफ प्लस क्यू। अब एफ प्लस क्यू की अब अगर हम वैल्यूज़ यहाँ पर लिखें, चलिए वैल्यूज़ लिख लेते हैं। एफ प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होगी, एफ प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, प्लस क्यू ई वैक्टर। तो क्यू, ये क्यू क्या है, स्केलर है, इसे हम बाहर कभी भी निकाल सकते हैं, कॉमन में निकालेंगे इसे, है ना। तो क्यू ई वैक्टर, क्यू ई वैक्टर प्लस माइनस बी ओ वैक्टर क्रॉस, इसे यहाँ से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा इस पार्ट को, क्रॉस एफ माइनस क्यू कितना है, माइनस क्यू ई। ओके, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ओ ए प्लस, सॉरी यहाँ प्लस लग गया, ये क्रॉस है, क्रॉस क्यू ई वैक्टर प्लस बी ओ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, क्रॉस क्यू ई वैक्टर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्यू ई है ना, ये क्या है, कॉमन है। कैसे लेंगे कॉमन, देखिए ओ ए वैक्टर प्लस बी ओ वैक्टर, और कॉमन क्रॉस के साथ ही लिया जाएगा। और जब ये राइट डायरेक्शन में है, ओ ए क्रॉस क्यू ई मीन्स ओ ए इधर है और क्यू ई इधर है, तो ये राइट में ही रहेगा क्यू ई। इस क्यू ई को आप इधर नहीं लिख सकते, यहाँ मल्टीप्लाई करके क्यू ई क्रॉस फिर ओ ए प्लस बी ओ करें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। कैसे करना है, क्यू ई को हम राइट साइड में ही रखेंगे, क्योंकि वेक्टर के प्रॉपर रूल्स हमें फॉलो करने होंगे, है ना, प्रॉपर रूल्स फॉलो करने होंगे। तो अब इसे थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। तो कैसे आएगी ये वैल्यू, दिस नेट टॉर्क ओ ए प्लस बी ओ, ए प्लस बी वैक्टर है कहीं, ए प्लस बी वैक्टर है, तो हम इसको बी प्लस ए वैक्टर रूल से हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी वैक्टर प्लस बी प्लस ए वैक्टर हम इसे लिख सकते हैं। तो ओ ए प्लस बी ओ को हम लिख सकते हैं क्या, बी ओ को पहले और ओ ए को बाद में, बी ओ प्लस ओ ए, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। नेट टॉर्क निकाल रहे हैं हम, और ये वेक्टर फॉर्म में। तो a प्लस बी को जब हम b प्लस ए लिख सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे इसे भी हटा देते हैं इस चीज़ को। तो b, इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी ओ प्लस ओ ए, बी ओ को पहले लिख दिया, ओ ए को बाद में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर क्रॉस होता है यहाँ पे तो हम नहीं लिख सकते थे, a क्रॉस b और को हम b क्रॉस a नहीं लिख सकते, b क्रॉस a नहीं लिख सकते। क्या कैसे लिखेंगे, माइनस लगा के लिखेंगे, है ना। तो ये आपको पता है वेक्टर रूल्स। और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद कौन है, क्रॉस क्यू ई। ओके, क्यू ई। चलिए, बी ओ प्लस ओ ए, बी ओ प्लस ओ ए, एक ही डायरेक्शन में हमें वेक्टर कौन मिल जाएगा, बी ए। कौन मिल जाएगा हमें, बी ए। कौन सा वेक्टर मिल जाएगा हमें, बी ए। बी ओ प्लस ओ ए मिलके क्या हो गया, बी ए, इसी डायरेक्शन का वेक्टर। और क्रॉस क्यू
ई वेक्टर, ओके, क्यू ई वेक्टर। बी ए कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 2l ही तो है, ये डिस्टेंस डाइपोल के बीच की डिस्टेंस हम 2l लेते हैं, कहीं 2a भी लेते हैं, ओके, किसी बुक्स में 2a लेते हैं। तो बी ए जो वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, 2l। अब l भी एक वेक्टर बन जाएगा क्योंकि हमने एक प्रॉपर डायरेक्शन दे दी इसको, 2l क्रॉस क्यू ई, ओके। अब देखिए ये तो q क्या है, मैग्नीट क्या कहते हैं, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम इसके साथ ले सकते हैं। ये तो q कहीं पे भी रह सकता है, इसके साथ भी रह सकता है, इसके साथ भी रह सकता है ना। एक किसी भी इंटीजर से या किसी भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बस मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्यू ई कंप्लीट में है तो क्यू की मल्टीप्लाई ई के साथ भी है और 2l के साथ भी है, तो 2ql वेक्टर क्रॉस ई लिख सकते हैं इसे ऐसे हम। और 2ql क्या है, p, अब हम ये पढ़ चुके हैं, p जो वेक्टर डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, 2ql, यही तो होता है, तो इसे हम p वेक्टर लिख सकते हैं, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। तो देखिए नेट टॉर्क कितना आया, वही तो आया जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे फर्स्ट मेथड में, यही तो कैलकुलेट किया था हमने, p क्रॉस e। अब हम यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं कि नेट टॉर्क कितना होगा, p क्रॉस e। p क्या है, इस डायरेक्शन में p है, e इस डायरेक्शन में है, इनवर्ट टू द बोर्ड, डायरेक्शन आपको पता ही है, डायरेक्शन हम स्टडी कर ही चुके हैं। तो ये हमारा वेक्टर मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। चलिए अब इसके हम कुछ केसेस देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमने यहाँ स्टडी कर लिया, टॉर्क को, इसके केसेस देखते हैं कुछ कि अलग अलग एंगल पे अगर ये रखा है डाइपोल किसी फील्ड में तो ये कैसे एक्ट करेगा, किस तरीके से रोटेट होगा। चलिए इस फिगर को भी हटा देते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं फिगर को। फिगर ड्रॉ करने का भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बार बार, है ना। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये थीटा एंगल पे हमारा एक डाइपोल रखा हुआ है। चलिए रेड से ही से बना देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है लाइक दिस एट एंगल थीटा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये तो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्लस क्यू और माइनस क्यू, है ना। तो इस पर टॉर्क काम करता है, ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है p की डायरेक्शन है, ये e की डायरेक्शन है, तो टॉर्क कितना काम करता है अभी हम निकाल चुके हैं, p क्रॉस e, या फिर टॉर्क कितना होता है मैग्नीट्यूड में p e साइन थीटा, यही तो होता है, अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब केसेस देखते हैं, अगर ये थीटा कितना है, केस 1, इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर ये थीटा 0 डिग्री है मीन्स फील्ड ये है E और डाइपोल भी कुछ इसी के अलोंग रखा हुआ है, माइनस ये है और प्लस ये है, डाइपोल भी इसके जस्ट इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। P और E के बीच में एंगल क्या है, 0 है। P देखिए P इस तरीके से रखा हुआ है, P की डायरेक्शन में E है, ना कि P इसके एंटी पैरेलल है, ये भी ध्यान रखना है कि माइनस इधर है और प्लस चार्ज इधर है ना। P और E कैसे रखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के अलोंग डायरेक्शन, एक अलोंग रखा है, P कैसे रखा है, अलोंग E, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है। थीटा 0 होगा तो P डाइपोल कैसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा है, तो यहाँ 0 लगाएंगे तो टॉर्क कितना होगा, P E साइन 0, कितनी हो जाएगी वैल्यू, 0, साइन 0 0 होता है, तो कोई भी टॉर्क काम नहीं करेगा। अगर कोई डाइपोल फील्ड के अलोंग रखा हुआ है मीन्स डाइपोल मूवमेंट उसका फील्ड के अलोंग है और कुछ इसी तरीके से रखा हुआ है, तो उस पर कोई भी टॉर्क काम नहीं करेगा, वो इसी तरीके से रखा रहेगा। और नेट फोर्स तो उस पर 0 है ही, तो ट्रांसलेटिंग इक्विलिब्रियम में है वो, तो वो केवल ऐसे ही रखा रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो थीटा क्या होगा उस टाइम पे, जब 0 होगा, उसे उसके पैरेलल रखेंगे। जब हम कैसे रखेंगे, पैरेलल, डाइपोल को कैसे रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। केस 2, अगर थीटा कैसा है, 90 डिग्री कैसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डाइपोल कैसे रखा है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है डाइपोल,
है ना, डाइपोल यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है मान लेते हैं, तो ये P हो गया, ओके, और ये E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। अगर कुछ इस तरीके से डाइपोल रखा हुआ है तो थीटा 90 डिग्री है उसके बीच में, तो यहाँ टॉर्क कितना हो जाएगा PE साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू PE। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो टॉर्क मैक्सिमम होता है इस कंडीशन में, टॉर्क मैक्सिमम कितना हो गया PE, ओके। तो मैक्सिमम टॉर्क क्यों होता है, क्योंकि साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, 0 से लेके 1 तक चेंज होता है ना, -1 से लेके 0, 0 से लेके, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन थीटा की, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होती है ना साइन थीटा की, है ना। तो साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होती है, थीटा जब 90 डिग्री होता है। तो थीटा 90 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में टॉर्क कितना होगा, वो मैक्सिमम टॉर्क होगा। क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम। तो सब जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर टॉर्क ये रखा हुआ है डाइपोल, तो जो उस टाइम पे जो टॉर्क लगेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क इस पर काम करेगा, ओके। भले ही ये इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, P प्लस को ऊपर कर रखा हुआ है हमने, अगर P को हम नीचे ले लें तो भी इसकी डायरेक्शन, P की डायरेक्शन अगर हम ऐसे ले लें तो भी ये 90 डिग्री होगा, उस टाइम पे भी टॉर्क इस पे काम करेगा, वो भी क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा, ओके। तो टॉर्क मैक्सिमम होता है। देखिए यहाँ से हम एक डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशंस भी निकाल सकते हैं, ओके। ये हमने क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क, टॉर्क की फॉर्म में डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशंस चली देते हैं, है ना। ये केसेस स्टडी हो गए। एक लास्ट छोटी सी 2 लाइन में इसकी डेफिनेशन देते हैं। किसकी डेफिनेशन, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट को हम कैसे डिफाइन करें, इन फॉर्म ऑफ टॉर्क, ओके। डेफिनेशन, टॉर्क क्या कहते हैं, सॉरी, ये P, डाइपोल मूवमेंट को कैसे डिफाइन करना है हमें, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट को हम यहाँ डिफाइन करना चाहते हैं। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, P, यही तो होता है P, डाइपोल मूवमेंट, सॉरी P। तो डाइपोल मूवमेंट है, इसे हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो P कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू मैक्सिमम टॉर्क अपॉन E, है ना। इफ अगर हम यहाँ ये जो E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसकी वैल्यू 1 ले लें, अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें हम यहाँ पे 1, E कितना है 1, तो P कितना हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क के बराबर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट कैन बी डिफाइन एज द टॉर्क, टॉर्क ही तो है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पे टॉर्क काम कर रहा है ना। और कब काम कर रहा है, व्हेन डाइपोल इज प्लेस परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ, है ना। ये क्या है यहाँ पे, अगर 1 कर दें और ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उस टाइम पे जो P होगा वो क्या, किसके बराबर होगा, इस पर जो टॉर्क काम कर रहा है, इस पे जो टॉर्क काम कर रहा है। कैसे लिखेंगे इसको हम, डाइपोल मूवमेंट कैन बी डिफाइन एज, डाइपोल मूवमेंट कैन बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं डाइपोल मूवमेंट को हम, कैन बी डिफाइन एज द टॉर्क, टॉर्क ही तो है ये, या फिर मैक्सिमम टॉर्क लिख देंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन, किस पे काम कर रहा है, ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक टॉर्क काम कर रहा है, वही होता है डाइपोल मूवमेंट। लेकिन कब, एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्लेस्ड, कैसे रखा हुआ है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे रखा हुआ है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही तो लिखा है इस टाइम पे, परपेंडिकुलर टू द, टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ 1 है ना, ई कितना है उस टाइम पे 1 ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो इस ये हो जाएगी डिफिनीशन किसके लिए, डाइपोल मूवमेंट के लिए। डाइपोल मूवमेंट कैन बी डिफाइन एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। ओके, तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। तो ये आज हमने टॉर्क कैलकुलेट किया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, कितना आया उसकी वैल्यू, टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P क्रॉस E, हमने ये स्टडी किया और इसके कुछ केसेस स्टडी किए थे, इसको हम PE साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे काम करने वाला टॉर्क। ओके, तो जो टॉर्क है इलेक्ट्रिक टॉर्क आज हमने स्टडी किया इसमें कि किसी डाइपोल पे कितना टॉर्क काम करता है। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये जो टॉर्क है, अभी तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में से रखा था, अगर हम इसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो इसका बिहेवियर कैसे होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।